नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विश्व के कई देशों में रह रहे भारतीय मूल के निवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ब्रिटेन में अप्रवासियों के खिलाफ हल्ला बोला जा चुका है। निशाने पर है दूसरे देशों के आने वाले अप्रवासी। शनिवार को कट्टरपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन द्वारा आयोजित यूनाइटेड द किंगडम मार्च में 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। हालांकि रैली के दौरान हिंसा भड़क गई। इस पर एलन मस्क ने वीडियो मैसेज भेजकर ब्रिटेन की सरकार पर हमला किया है और कहा है कि अनियंत्रित साथी प्रवास ब्रिटेन को खत्म कर रहा है। वहीं फ्रांस के नेता एरिक जेमोर ने कहा है कि यूरोप पर मुस्लिम देशों से लोग आकर बस रहे हैं और आबादी बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन के ओल्डबरी कस्बे में 20 साल की एक सिख महिला के साथ हैवानियत हुई है। 2 पुरुषों ने महिला के साथ बलात्कार किया है। साथ ही उन्होंने महिला पर नस्लवादी टिप्पणी भी की है। बता दें कि हैवानों ने बलात्कार के बाद सिख महिला से कहा है कि अपने देश वापस चले जाओ। अमेरिका के टेक्सास में डलास शहर में पिछले हफ्ते एक भारतीय युवक की हत्या ने लोगों को हैरान कर दिया है। भारतीय व्यक्ति चंद्र नागमलैया की गला काटकर हत्या कर दी गई और उसके बाद अमेरिका से लेकर भारत तक लोगों का दिल दहल गया। भारतीय की हत्या करने वाला व्यक्ति क्यूबा से आया हुआ था और अवैध अप्रवासी था। उसने पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका रहा है। साथ ही इस पूरी घटना पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने एक बार फिर वादा किया है कि उनकी सरकार अमेरिका को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा कानून के अनुसार अमेरिका में अवैध रूप से रहना अपराध है, लेकिन पिछले 3 दशकों से कैलिफोर्निया में एक अनुमान के मुताबिक ऐसे में 20 से 25 लाख लोग बस चुके हैं, जो कि अब नौकरी कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं और साथ ही सामाजिक ढांचे का हिस्सा भी बन चुके हैं। बता दें आपको कि ट्रंप इन्हीं को वापस भेजने के वादे के साथ ही सत्ता में आए थे। उधर ऑस्ट्रेलिया में रविवार को हजारों लोग एंटी इमिग्रेशन विरोध रैली में शामिल हुए हैं और प्रदर्शन की प्रचार सामग्री में भारतीय प्रवासियों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इन आयोजनों की निंदा करते हुए प्रदर्शनों को नफरत फैलाने वाला और नियो नाजियों से जुड़ा हुआ बताया है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम की रैलियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन को भारतीय मूल के निवासियों को प्रमुखता से दिखाया गया है, जो अब वहां की जनसंख्या का 3% है। जाहिर है कि अप्रवासियों में भारतीय भी हैं और वे राष्ट्रीयता के उन्माद में निशाना बन रहे हैं। भारत के पास क्या कूटनीति विकल्प हैं, वह कैसे अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। ट्रंप के साथ बिगड़ते रिश्तों ने भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा और साथ ही उनका हक सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। इमिग्रेशन पर भारत की क्या नीति होनी चाहिए, यूरोप और यूके में सरकारों से किस तरह से बातचीत हो और दूसरे देशों से में रह रहे भारतीय आखिर निशाने पर क्यों है, ये सभी चीज़ें आज हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं, कर्नल दिनेश शर्मा जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। दिनेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करोड़ी जी आपके साथ ही करते हैं। सर, क्या वाकई राष्ट्रीयता के उन्माद में भारतीय निशाना बन रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीयता का उन्माद नहीं कह के मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग लुभावनेपन के साथ उग्र दक्षिणपंथ की बहुत बड़ी तेज हवा चल रही है और इस हवा में जो समाजवादी विचार हैं या उदारवादी विचार हैं वो टिक नहीं पा रहे हैं। और ये केवल ब्रिटेन में, अमेरिका में, किसी एक देश में नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेंड है। तो इस हवा की वजह से अलग अलग तरीके के आंदोलन अलग अलग देश चल रहे हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन में पिछले हफ्ते 2 घटनाएं हुई। एक तो रिफॉर्म यूके पार्टी है, उसका 2 दिन का बर्मिंघम में कॉन्फ्रेंस हुआ, वो इमिग्रेशन के अगेंस्ट में है
और उसका जिस तरह का सपोर्ट बेस बढ़ रहा है, पिछले कुछ महीने में वो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो ट्रेडिशनल पार्टी है उनसे भी आगे निकल गया है और उसको एलोन मस्क और ट्रम्प भी सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बाद अभी जो इंसिडेंट हुआ, टॉम रॉबिन्सन ने जो रैली निकाली उसका उस पार्टी ने समर्थन नहीं किया, रिफॉर्म यूके ने। उन्होंने कहा कि इसका टॉमी रॉबिन्सन है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए हम इसके साथ नहीं है। गोल दोनों का एक ही है और उसमें ये ब्रिटेन की सरकार भी ये मान के चल रही है कि 3 देशों के सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स ब्रिटेन में हैं, नाइजीरिया, पाकिस्तान और भारत। और भारत के पिछले साल भी लगभग 7,000 के करीब रिपोर्ट किए थे और अब 20,700 से ऊपर कुछ और हैं जिनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, वो करना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में जो ब्रिटेन की नई होम सेक्रेटरी बनी है शबाना महमूद, वो अमेरिका की जो सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी हैं क्रिस्टी नोइम, उनसे मुलाकात की और अमेरिका और ब्रिटेन में किस तरीके से इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स है उससे कैसे निपटा जाए, अमेरिका कैसे निपट रहा है, ये पूरी प्रक्रिया उन्होंने शेयर की एक दूसरे से। तो उसमें ऐसा लगता है कि केवल ये ब्रिटेन तक सीमित नहीं है, इसके अतिरिक्त एक चीज और आ रही है, एक 5 आइज का अलायंस है, उसमें ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो ये पांचों एक दूसरे से इमिग्रेशन के मामले में सूचनाएं शेयर कर रहे हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से इमिग्रेशन की प्रॉब्लम से डील किया जाए। लेकिन जब टॉमी रॉबिन्सन का आंदोलन था उसके विरोध में भी एक प्रोटेस्ट मूवमेंट था और वो स्टैंड अप टू रेसिज्म की बात कर रहे थे। तो एक तरफ तो वो अपने जो यूनाइटेड किंगडम को रिक्लेम करने की बात कर रहे हैं, हमें गेन करना है हमारा, लेकिन इस रैली में जो विशेष बात समझ में आई वो एक तो यूके का झंडा, दूसरा इंग्लैंड का झंडा भी साझा, क्योंकि इंग्लैंड अलग है, क्योंकि यूके है वो कई जैसे स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इनसे मिलके बना हुआ है, तो यूके के झंडे पे भी ज्यादा जोर था। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड वाला पार्ट है वहाँ ये मूवमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो इमिग्रेंट्स हैं, और इससे एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इंग्लैंड यूके से वहाँ के जो वेल टू डू स्टेटा है, पैसे वाले हैं, वो सब यूके को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, विशेष रूप से यूरोप के कंट्रीज में, स्पेन है, पुर्तगाल है, और वो ये मान के चल रहे हैं कि यूके में अब हम सेफ नहीं है, बिजनेस करना सेफ नहीं है। इसलिए यूके के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सरकार के लिए भी है, क्योंकि जब वहाँ के वेल टू डू रिच लोग जाएंगे तो यूके की आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो ये प्रवृत्ति जब से ब्रेक्सिट हुआ है उसके बाद ये प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो इसलिए यूके में आर्थिक संकट भी है, सामाजिक संकट भी है और राजनीतिक संकट भी चलता दिख रहा है, क्योंकि जो रिफॉर्म यूके पार्टी है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और उसमें जो अभी चार्ली क्रिक को मारा था उसके नारे भी लगे अभी इस रैली में, और उसके समर्थन में भी ये कहा गया कि वो हमारे आदर्श हैं। एलोन मस्क का भी समर्थन में नारे लगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि केवल ब्रिटेन तक नहीं, ये अमेरिका से और दूसरे देशों से प्रेरणा ले भी रहे हैं और दूसरे जो विकसित देश हैं उनको प्रेरणा दे भी रहे हैं कि इमिग्रेंट्स को निकाला जाए, वो समाज की सबसे बड़ी समस्या है। जी ठीक है, दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, इमिग्रेशन पर भारत की क्या नीति होनी चाहिए, क्या आपको लगता है? नेहा जी, ये जो हमारे कड़ोरी साहब ने बता दिया है, ये बड़ा डिटेल के अंदर इन्होंने इसके ऊपर वर्णन किया है, लेकिन मेरा जो सोच है या जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं चिंतित हूँ कि जो मेरे प्रवासी भारतीय विदेशों के अंदर हैं, जिस प्रकार से उनके ऊपर हिंसा हो रही है, चाहे अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका बेसिक कारण अगर हम देखते हैं तो जो भारत मूल के लोग हैं या प्रवासी भारतीय हैं, वो आज के वैश्विक परिदृश्य में ये लोग बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो ब्रिटेन है, अमेरिका है या बाकी विकसित देशों में
भारतीय मूल के लोग शिक्षा है, व्यापार है, आईटी है, चिकित्सा, राजनीति और जहाँ अन्य रिसर्च वर्क के अंदर जो है इन लोगों ने काफी अपनी पैठ बना ली हुई है। तो एक कारण ये हो जाता है कि जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है उनके अंदर एक प्रकार की जो है जेलसी आ जाती है कि ये लोग जो है बाहर के देश से आके, भारत से आके ये जो है हमारी नौकरियां छीन रहे हैं या ये हमारे से वेल टू डू फैमिली में हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और इसके पीछे कुछ एक और कारण भी होते हैं जिसमें नस्लीय भेदभाव हो सकता है, आर्थिक परिदृश्य देख सकते हैं, सांस्कृतिक में जो रहन सहन, बोल चाल, खाने पीने का ढंग है, तो वो अलग से एक प्रकार की जो है बीच में अंतर सा पैदा करती है। और इसके बाद जो है जो मेन कारण है वो राजनीतिक कारण है, चाहे वो एक्स कंट्री है या वाई कंट्री है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या लोकल वहाँ की गवर्नमेंट है वो एक प्रकार से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये जनरल ये कारण है। अब बात आ जाती है कि भारत सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि भारत को जो है ब्रिटेन और अमेरिका सरकार के साथ जो है हाई लेवल के ऊपर इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए ताकि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर पूरा जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके साथ साथ जो है जो हमारे प्रवासी भारतीय बाहर के देशों में वहां पर जो हमारी एम्बेसी है उनके पास जो है हेल्पलाइन होनी चाहिए जो 24/7 चलती रहे कि उन्हें किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो वो अपनी एम्बेसी के साथ भारतीय दूतावास के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और दूतावास उनको कानूनी या और किसी प्रकार की जो सहायता है उसको उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके साथ साथ जो भारत के छात्र हैं जब जो लीगली तौर के ऊपर भारत के रहने वाले जब बाहर के देशों में जाते हैं तो एक प्रकार से जो है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक प्रकार की एक कोचिंग होनी चाहिए कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के मेन रूल रेगुलेशन कैसे हैं और आपको किस प्रकार से जो है वहाँ पर बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार से वहाँ पे रहना और किस प्रकार से आपके जो फेलो सिटीजन है वहाँ पर उनकी एक प्रकार से उनके साथ एकजुटता रखना। शिक्षा और परामर्श किया जा सकता, उसी में यह आ जाता है। इसके साथ साथ जो है भारत सरकार मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का भी उपयोग कर सकती है ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा सैनिटाइज किया जाए अगर किसी प्रकार का जो है प्रवासी भारतीयों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है या उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या उनके किसी प्रकार की उनको दिक्कत सामने आ सकती है। और इसके अलावा जो है आप अपना भी कुछ ऑब्जर्वेशन निगरानी तंत्र रख सकते हैं हर देश के अंदर कि हमारे प्रवासी भारतीय जो हैं उस देश के लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर उनको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उन्हें किसी प्रकार से उनको मदद की जा सकती है। तो इस समय तो भारत की सरकार सिर्फ यही वाले एक्शन ले सकती है और अगर जरूरत पड़े तो जैसे यूनाइटेड नेशन है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है या रेड क्रॉस है, वहां पर भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जो है जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उन्हें खुद के भी प्रिकॉशन लेने हैं और उनको किसी ऐसी एक्टिविटीज के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए जो कि उनके कानून के अगेंस्ट हो तथा इस प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए कि आप जो है वहां के कल्चर को या लोकल लोगों को जो है आप उनको इंस्टिगेट करते हैं। इस प्रकार की कार्रवाइयों से प्रवासी भारतीयों को बचना चाहिए और उनका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि वो जिस काम के लिए गए हैं, अगर वो पढ़ाई के लिए गए हैं तो उन्हें उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, अगर वो जॉब या नौकरियां कर रहे हैं और उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए रादर देन कि गेटिंग इन्वॉल्व इन अदर काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। वो किसी प्रकार की भी एक्टिविटीज हो सकती है तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन इस प्रकार से ये जो भारतीयों के ऊपर बहुत जैसे कि आपने अपनी
भूमिका के अंदर बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ब्रिटेन के अंदर एक हमारी भारतीय महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और फिर उसे थ्रेटन किया गया कि तुम अपने देश में चले जाओ। अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से मर्डर हुए हैं या जिस प्रकार से और कार्रवाइयां हुई हैं, तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जितने हमारे प्रवासी भारतीय जो लीगली तौर के ऊपर बाहर के देशों के अंदर नौकरी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हमारे देश के लिए एक एसेट है, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी को हमारे देश के अंदर भेजते हैं, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर उन लोगों का योगदान होता है। तो भारत सरकार को इसके ऊपर बहुत सजग और संज्ञान लेना चाहिए कि अगर हमारे प्रवासी भारतीय वहां पे सुरक्षित नहीं है। इसके साथ साथ में और भी जी मैडम, इसके अलावा जो है चंद एक दिन पहले या महीने के या कुछ 2-4 महीनों से हम कई घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं कि जहां पर हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर जो है उन्होंने अटैक किया है, चाहे वो कनाडा है या अन्य स्थानों के ऊपर है, तथा कनाडा के अंदर जो प्रवासी भारतीय हैं जो हिंदू हैं उनको थ्रेटन किया जा रहा है कि आप जो है कनाडा छोड़ के और अपने देशों के अंदर वापस जाइए, जहाँ किसी प्रकार का उनके बिजनेस के ऊपर या उनके ऊपर जो है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। तो भारत सरकार को इन सब बातों का संज्ञान लेते हुए जो है उन सरकारों के साथ जो है हाई लेवल के ऊपर बातचीत करनी चाहिए कि ये सिर्फ जो है ये मंदिरों के ऊपर जो रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर की घटनाएं जो हैं ये सिर्फ उस देश के लोगों को प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि ये भारत के अंदर भी जो भारतीय हैं उन्हें भी ये प्रभावित करती हैं। और एक प्रकार से जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जो उत्सुक हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए, उनके मन के अंदर भी एक प्रकार का डर और भय का वातावरण उत्पन्न होता है जब वो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं मीडिया के थ्रू सुनते हैं कि किस प्रकार से भारतीयों को जो है चंद एक देशों के अंदर, चाहे ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, कनाडा के अंदर उनको इल ट्रीट किया जा रहा है। तो एक प्रकार से ये एक बच्चों के अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो पिला देता है। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत चिंता का विषय है और इसे हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए और भारत सरकार को इसके लिए उचित कदम उठाने चाहिए। जी नेहा। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक बार फिर से करोड़ी जी का रुख करते हैं। करोड़ी जी, ये बताइए कि यूरोप और यूके में सरकारों से किस तरह की बातचीत तो होनी चाहिए और दूसरे देश में रह रहे भारतीय कब तक सर ऐसे निशाने पर रहेंगे, क्योंकि इससे पहले ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, पहली मर्तबा नहीं है कि हम इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, इससे पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो क्या वजह इसके पीछे है, बार बार ऐसा होता है? देखिए नेहा, हमें सबसे पहले कारण देखने चाहिए कि भारतीय विशेष रूप से अब ज्यादा टारगेट क्यों हो रहे हैं पहले की तुलना में। तो प्रारंभ में मैंने तो बताया था कि जो अति दक्षिणपंथ का उदय हो रहा है पूरी दुनिया में, एक तो वो कारण पूरी दुनिया में है और हर कम्युनिटी, हर देश के लोग प्राइड को रिगेन करना चाहते हैं। कोई भी अपना प्राइड फील करता है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उस पे प्रीजुडिस हावी हो गए हैं। लेकिन भारत के लिए विशेष संदर्भ में क्यों है? क्योंकि जो प्रीजुडिस है वो तो सभी के लिए होने चाहिए ना, जो बाहर से आए हुए हैं। भारत को विशेष टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये कि भारतीय कॉम्पिटेंट बहुत हैं, जहां भी जाते हैं पूरे मनोयोग से लगातार काम करते हैं और जो मिनिमम आवर्स होते हैं उससे ज्यादा भी काम कर लेते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी, उनका आउटपुट अच्छा है। और आउटपुट अच्छा है तो वहाँ इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस देते हैं। और क्योंकि जो भी कंपनी वाला है या जो काम पे लेने वाला, वो चाहेगा कि मैक्सिमम आउटपुट हो। तो लोकल है उतना अच्छा काम नहीं करते, तो लोकल के दिमाग में एक डिस्कंटेंट हो जाता है कि इंडियंस इस तरह का कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में अमेरिका की सीनेट में अभी एक और बिल आ रहा है, वो ये है कि जो GCC है, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर, जो आउटसोर्स करती है अमेरिका की कंपनी, उनको ये कहा गया है कि अगर आप आउटसोर्स करोगे तो 25% पेनल्टी लगाएंगे हम। तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कंपनियां हैं अमेरिका में, उनको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, उनकी आर्थिक हालत खराब होगी। लेकिन इसमें विशेष रूप से भारतीय टारगेट हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आउटसोर्स होता है वो इंडिया में होता है। तो एक तो ये भी अमेरिका में भी यहाँ तक पहुंच गई है स्थिति।
दूसरा यह है कि भारतीय जाते हैं वो सांस्कृतिक दृष्टि से अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, जड़े गहरी है। तो जो दूसरे ग्रुप हैं वहाँ के लोकल, वो थ्रेटन फील करते हैं। एक अन्य कारण है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो यह है कि पिछले कुछ सालों से हमारी कूटनीति में कुछ बदलाव आया है। जी। और बदलाव ये आया है कि जहाँ भी हमारे नेता जाते हैं हमारे, तो वहाँ वो अब इंडियन कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंडिया के समर्थन में नारे लगवाते हैं पब्लिक प्लेसेस पे। तो उससे वहाँ डिस्कंटेंट हो जाता है कि हमारे देश में आके इस तरह की नारेबाजी करते हैं दूसरे देश के माइग्रेंट्स आके, तो उनको वो प्राइड को हर्ट फील करते हैं। और उससे एक ये हुआ कि डोमेस्टिक लेवल पे तो पॉलिटिकल लीडर्स को लिवरेज मिल जाता है, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, लेकिन वहाँ की डिस्कंटेंट है वो इंडियंस के प्रति एक हेट का वातावरण करती है। और इससे हमारा डायस्पोरा है वो पोलराइज भी हो गया। एक तो रूलिंग पार्टी के समर्थक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका डायस्पोरा अलग अलग हो गया। तो कभी कभी वो डायस्पोरा अपने एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति दूसरे देशों में क्रिएट होती है उससे। तो वो ये देखते हैं, वहाँ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि आपकी इंडिया की प्रॉब्लम है, उसको आप यहाँ पे क्यों ला रहे हो, आपको लड़ना है तो वहां जाके लड़ो। ये स्वाभाविक फीलिंग होती है। तो हमारी कूटनीति में हमने जिस तरह को नेशनलिज्म को दूसरे देश में जाके पब्लिक लेवल पे, पॉपुलर लेवल पे प्रोपेगेट करने की कोशिश की, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ रहा है वहाँ के जन सामान्य में। तो एक कारण नहीं, मल्टीपल कारण है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, और सबकी वजह से ये हालात बन रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से इस तरह की दिक्कतें भारतीयों को विदेश में झेलनी पड़ रही है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।